So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. I know बहुत 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 लंबे समय के बाद ब्लीडेड हार्ट का नेक्स्ट चैप्टर अपलोड हो रहा है. मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत गुस्सा हैं एंड मैं आपसे क्या कहूँ, आई एम रियली सॉरी. एंड चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ब्लीडेड हार्ट को शुरू करते हैं. बाकी बातें हम एंड में करेंगे जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी. इंटेंस, रफ, सेटिस्फाइड एंड फुलफिलिंग लव मेकिंग के बाद दोनों एक दूसरे के अगल बगल लेटे हुए थे. वांगजी के हाथ वीन के उस सॉफ्ट बॉडी के ऊपर थे, पर वीन बेचैन था क्योंकि जैसे जैसे पहर बढ़ रही थी, समय बीत रहा था, सुबह होने वाली थी और उस चीज़ का बदलाव वो अपने शरीर में महसूस कर सकता था. एकाएक वांगजी की निगाहें विंग के शरीर के ऊपर पड़े हुए उन निशानों पर गई, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, विंग एक झटके से लानवांगजी से अलग हो गया और अपने कपड़ों को पहनने लगा. वो अपनी निगाहों को लानवांगजी से हटा रहा था. ये चीज़ लानवांगजी महसूस कर सकता था क्योंकि अब से पहले जब भी विंग ने लानवांगजी से बात की है, हमेशा उसकी आंखों में देखकर बात की है, पर आज वो नजरें चुरा रहा था. वांगजी ने अपने अपर रोब को ठीक करते हुए कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? विंग ने बिना लानवांगजी की तरफ देखे हुए जवाब दिया, हाँ अल्फा, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो. लानवांगजी ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना लानजान, तुम मुझे लानजान ही कहकर पुकारोगे. विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ लानजान लानजान लानजान, बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो लानजान. लानवांगजी ने अपनी निगाहों को विंग के ऊपर सख्त किया और कहा, क्या तुम मैं बता सकते हो कि तुम्हारे शरीर के ऊपर ये निशान कैसे हैं? एकाएक विंग की पकड़ उसके कपड़ों के ऊपर टाइट हो गई. उसके चेहरे के वो जो एक्सप्रेशंस थे वो जैसे हवा हो गए हों और उसका पूरा चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया हो. विंग ने तुरंत अपने रोब्स को ठीक किया और अपने उस बेयर चेस्ट को कम्प्लीटली ढक लिया जिसके ऊपर बहुत सारे निशान थे. उसके हाथों के ऊपर भी ऐसे खुरचने जैसे निशान थे, जैसे कि वो अपने आप को खुरच रहा हो. बिना वांगजी की तरफ देखे हुए विंग ने अपनी उस ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए जवाब दिया, अल्फा नहीं लानजान, तुम्हें पता है ना कि मैं कोई एक साधारण ओमेगा नहीं हूँ जो कि बहुत सारी परतों के बीच में रहा हो, गुलाब के बीच में सोया हो. मैं एक फाइटर हूँ, वो भी एक ट्रेंड फाइटर. और एक फाइटर की बॉडी के ऊपर अगर निशान ना हो तो वो फाइटर कैसा? ये तो मेरी शान है. ये कहते हुए विंग ने अपनी वो एक अनोइंग सी स्माइल दी जो कि लानजान के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी. कहीं ना कहीं वांगजी विंग की उन निगाहों में उस दर्द को पहचान पा रहा था जो पुकार रहा था, चीख रहा था, बेशक उसके शब्द कैसे भी हों. वांगजी ने कहा, ठीक है तुम बताना नहीं चाहते तो वो एक बात अलग है, पर मैं फ़र्क पहचान सकता हूँ क्योंकि शायद तुम भूल गए हो, एक ट्रेंड फाइटर मैं भी हूँ. ये कहते हुए वांगजी अब खड़ा हो चुका था. विंग भी वांगजी से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया था और वो अब अपने बालों को ठीक कर रहा था. बालों में वही रेड रिबन लगा रहा था. ये रेड रिबन एक लानवांगजी की यादों में जैसे घूम गया हो. कुछ पुरानी झलकियाँ वापस उसके जहन में ताज़ा हुई थी. वांगजी ने अपनी बिचन उठाते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम रहते कहाँ हो और तुम अब कहाँ जाने वाले हो? विंग ने खिलखिलाते हुए कहा, मैं सवाल बहुत अच्छा है लानजान. तुम्हें पता है ना कि मैं तो एक हवा की तरह हूँ. बस ये जंगल मेरा घर है, हवा मेरा ठिकाना है, आसमान छत है और समंदर किनारा है. यही समझ लो कि ये समंदर जो है ये मेरा सिराना है. यही मैं सोता हूँ, इस आसमान के नीचे जागता हूँ. इस धूप को सर्दी लगने पर ओढ़ लेता हूँ और हवा को गर्मी लगने पर महसूस कर लेता हूँ. ऐसा ही हूँ मैं, इसीलिए तो मुझे शियान कहते हैं. वांगजी ने जब लानवांगजी ने विंग की कुछ ऐसी बातें सुनी तो एकाएक उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई. उसने कहा, तुम तो लगता है शायर हो, लगता है कविता लिखना भी तुम्हारा एक शौक है. विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर लेता हूँ. वैसे मैं ड्रॉ भी बहुत अच्छा करता हूँ. किसी दिन मैं तुम्हारा एक नेकेड पिक्चर ज़रूर बनाऊंगा. ये कहते हुए विंग ने अपनी वो स्मिक दिया और एक सिडक्टिव स्माइल देते हुए लानवांगजी की तरफ देखा. वांगजी ने कहा, मेरे साथ चलो. एक विंग के कदम रुक गए और उसने अपनी निगाहों को वांगजी की तरफ किया. उसने अपने शब्दों को दोहराते हुए कहा, क्या कहा तुमने, तुम्हारे साथ चलूं?
वांगजी ने अपने कदमों को बढ़ाया और विंग को अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपनी हाथों को विंग की उस नाजुक सी कमर में डाला और उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, मेरे साथ चलो शियान, हम लोग गुसू चलेंगे। तुम्हें अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वही तुम्हारा ठिकाना होगा। एकाएक विंग ने अपनी निगाहों को सख्त कर लिया और वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा ठिकाना? तो तुम मुझे वहाँ किस हैसियत से ले जाना चाहते हो, बताओगे हांग वांग जुन? ये कहते हुए विंग की आंखें सख्त हो चुकी थीं और उसके शब्द कड़वे थे, तेज थे, कठोर थे, ठंडक थी उन शब्दों में। वांगजी महसूस कर सकता था। वांगजी ने अपने हाथों को विंग के चेहरे के नज़दीक ले जाते हुए कहा, किस हक से? तुम बताओ कि तुम कौन सा हक चाहते हो। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर अपना हक चाहता हूँ। क्या तुम सिर्फ अपने ऊपर मुझे अपना हक दे सकते हो, बिना किसी टाइटल के? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम सिर्फ अपने आप को मुझे सौंप सकते हो, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, कोई और नहीं, कोई और बिल्कुल नहीं? ये कहते हुए विंग सिर्फ लांजान की आंखों में देख रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिस सवाल का जवाब वो चाहता था। एकाएक वांगजी के जहन में कुछ चीज़ें थीं जो गूंज गईं। नहीं, वांगजी किसी को भी कंप्लीटली अपने ऊपर हक नहीं दे सकता। वो एक डोमिनेंट अल्फा है और एक अल्फा किसी ओमेगा के साए के नीचे कैसे रह सकता है? कहीं ना कहीं वांगजी के अंदर जो इन कुछ सालों के अंदर मैं आ गया था, वो मैं अभी उनके आड़े आ गया था। और विंग यही देखकर बस लान वांगजी से दूर हो गया। विंग के चेहरे के ऊपर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो कटाक्ष भरी थी। विंग ने कहा, क्या हुआ अल्फा, तुम तो मुझे हक देना चाहते थे ना? क्या मेरा इतनी सी डिमांड भी तुम पूरी नहीं कर सकते? और तुम वादे इतने बड़े बड़े करते हो। बेहतर होगा कि हम लोग अपनी अपनी राह ले लें, क्योंकि यहाँ से अगर साथ चले तो एक दूसरे को ही तकलीफ पहुँचाएंगे। बाकी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बस यहीं मिलूंगा, इसी जंगल में। इस जंगल में आके मेरा नाम पुकारना। ये विंग, ये ओमेगा तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। ये कहते हुए विंग ने अपनी उस फ्लूट को उठाया और आगे बढ़ने लगा। एकाएक वांगजी के कदम रुक गए थे। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी जान उससे दूर जा रही है। वांगजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। विंग रुक गया और मुड़कर लान वांगजी की तरफ देखने लगा। उसने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकता? वांगजी के पास इस बात का जवाब नहीं था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो विंग को क्यों रोकना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, वो किस हक से विंग को रोकना चाहता है। उसके पास कोई हक नहीं है। हाँ, एक मार्क है जो कि एक ओमेगा ने एक अल्फा को दिया है। एक ओमेगा का दिया गया मार्क एक अल्फा के लिए इतना ज़्यादा बाउंडिंग नहीं होता जब तक अल्फा उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। वांगजी ने तो कुछ एक्सेप्ट किया ही नहीं। जब वांगजी ने विंग को कोई जवाब नहीं दिया तो विंग ने अपने सवाल को दोहराते हुए कहा, मैंने पूछा क्यों नहीं जा सकता मैं, हांग वांग जुन? अचानक लांजान की पकड़ उसकी बिचिन के ऊपर टाइट हो गई। उसने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा अल्फा। विंग ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? तुम मेरे अल्फा हो? हांग वांग जुन, तुम्हें कितनी ज़्यादा गलतफहमी है। मैंने कितनी बार कहा है, मैं किसी का भी नहीं हूँ, किसी का भी नहीं। मैं आज़ाद हूँ, बिल्कुल हवा की तरह। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। और भूलो मत, मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, तुम मेरे अल्फा नहीं हो। हाँ, मैंने तुम्हें मार्क किया है, वो भी मेरी वजह से। ये कहते हुए विंग अपनी मिस्टीरियस स्माइल देने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी जो कहीं ना कहीं लान वांगजी को बेचैन कर रही थी। लान वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी कही हुई बात का विरोध करे, और यहाँ विंग उसकी बात का ना ही सिर्फ विरोध कर रहा था बल्कि उसे उलट कर जवाब दे रहा था, जो कहीं ना कहीं जो द ग्रेट किंग हांग वांग जुन की ईगो पर आकर लगा था। वांगजी ने अपनी बिजिन को आगे करते हुए कहा, क्योंकि ये तुम्हारे राजा हांग वांग जुन का ऑर्डर है। विंग की पकड़ भी उसकी फ्लूट के ऊपर टाइट हो गई थी, और जो नॉटीनेस उसकी फेस के ऊपर नजर आ रही थी वो जैसे कहीं काफुर हो गई हो। विंग की आंखें सख्त हो गई। उसने कहा, तुम्हारा राजा? मेरा कोई राजा नहीं है, मैं खुद अपना मालिक हूँ और मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए एकाएक विंग के चारों तरफ एक ब्लैक स्मोक नजर आने लगा, पर वो स्मोक बहुत ज़्यादा ब्राइटन नहीं था और विंग थोड़ा अंधेरे में खड़ा था, तो लान वांगजी की आंखों में वो नज़र नहीं आ सका। एकाएक जो उन दोनों के बीच में सॉफ्टनेस थी वो कहीं ना कहीं अब गर्मा गर्मी की जगह ले रही थी। दोनों की निगाहें सख्त हो गई थी। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों क्या करना चाहते थे उन्हें खुद नहीं पता था, पर जीतना चाहते थे। एक दूसरे के ऊपर जीतना चाहते थे, डोमिनेंस दिखाना चाहते थे। लान वांगजी ने कहा, तुम बहस नहीं करोगे और तुम मेरे साथ गुसू चलोगे। विंग अपनी बात पर अड़ गया। उसने कहा, मैं गुसू नहीं जाऊंगा,
मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम यहाँ आ सकते हो, सिर्फ मेरा नाम लेना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। लान वांगजी ने कहा, मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मुझे अपने एम्पायर से टाइम नहीं मिलता, मैं यहाँ नहीं आ सकता, हर वक्त नहीं आ सकता, पर मुझे तुम चाहिए, हर वक्त चाहिए, हर पल अपने साइड में चाहिए तुम। एक वींग लान वांगजी की आंखों में देखने लगा, जैसे कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। वींग ने कहा, मैं इतना ज़रूरी क्यों हूँ तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारी फिजिकल नीड्स तुम्हारे और बाकी ओमेगा पूरी नहीं कर सकते? तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ सिर्फ मुझे अपनी फिजिकल नीड पूरा करने के लिए ही तो लाए थे, यही तो तुम कर रहे थे। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक लान वांगजी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं, ये सिर्फ फिजिकल नीड नहीं थी, नहीं ये सिर्फ एक लव मेकिंग नहीं थी, ये इससे बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर, जिसे लान वांगजी अभी समझ नहीं पा रहा था। हाँ, वांगजी ने बहुत सारे ओमेगाओं के साथ अपनी रातों को गुजारा है, बहुत सारे फिजिकल रिलेशनशिप के बीच में वो रहा है, पर उसे नहीं पता कि रियल रिलेशनशिप क्या होता है, किसी के साथ जुड़ना इमोशनली क्या होता है, क्योंकि वो कभी किसी के साथ इमोशनली नहीं जुड़ा। उसे अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता, उसे नहीं पता कि अपनी इनर फीलिंग्स को कैसे कैसे बताया जाता है, कैसे जताया जाता है। पर जब भी वो बोलता है तो उसके आगे मैं आ जाता है और ये मैं सब कुछ बिगाड़ देता है, जैसे कि अभी बिगाड़ रहा था। आज जब वींग लान वांगजी के साथ था और वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, तो आज लान वांगजी को एहसास हुआ था कि रियल लव मेकिंग क्या होती है। ये सिर्फ सेक्स नहीं था, ये सिर्फ डिज़ायर नहीं थी, ये बहुत कुछ था। आज ऐसा लग रहा था लान वांगजी को जैसे वो कंप्लीट हो गया हो, लाइफ में पहली बार वो सेटिस्फाइड हुआ था और वो इस कंफर्ट को खोने नहीं देना चाहता था। वो चुप था और कहीं ना कहीं ये चीज़ वींग को तोड़ रही थी। उसका मन बहुत बहुत बेचैन था, बहुत अजीब महसूस कर रहा था। क्या सच में उसका लानजान इतना ज़्यादा बदल चुका है? क्या वो सिर्फ उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ जो उसकी डिज़ायर को पूरा कर सके, एक ऐसी चीज़ जिसे वो सिर्फ बिस्तर में चाहता है और कभी कहीं नहीं? ये चीज़ वींग को बहुत बहुत बेचैन कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो अपने आंसुओं को बहने नहीं देना चाहता था। वो नहीं दिखाना चाहता था लानजान को कि वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर नहीं है, ना ही है, ना ही था और ना ही कभी होगा। यही तो हीलिंग पैट्रियार्क है। अपने सारे इमोशंस को दूर रखकर वींग जब हीलिंग पैट्रियार्क बनता है तो कोई उससे नहीं जीत सकता, चाहे फिर वो लानजान ही क्यों ना हो। वींग ने कहा, बहुत हो गई बातें, अब मुझे चलना चाहिए। वींग को जाता हुआ देखकर लान वांगजी ने वापस कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते, मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। इस बार वींग का गुस्सा उसके सारे पेशेंस लेवल को तोड़ चुका था। वींग ने कहा, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। ये कहते के साथ ही वींग ने अपनी फ्लूट को आगे कर दिया। लान वांगजी भी अपने विजन के साथ तैयार था। उसने कहा, तुम मेरे ओमेगा हो और तुम मेरे साथ गुस्सू चलोगे। वींग ने कहा, मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ। लान वांगजी ने कहा, सच में? अगर मैं तुम्हें ये पोजीशन देना चाहूँ, अपना मेट बनाना चाहूँ, क्या तब भी तुम यही करोगे? एकाएक वींग रुक गया। वींग ने अपने आवाज़ को ठीक करते हुए कहा, तुम मुझे अपना मेट बनाना चाहते हो तो तुम अपनी मेट होने के नाते मुझे क्या हक दोगे? क्या अगर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम अपना गुस्सा छोड़ दो तो क्या तुम छोड़ सकते हो? एकाएक लान वांगजी शांत हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। ये एक बहुत अजीब सवाल था। क्या वो सच में वींग के लिए सब कुछ छोड़ सकता है? वींग ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, और अगर मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई तो क्या फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगे? कहीं ना कहीं लान वांगजी अजीब सा महसूस करने लग गया। सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? आखिर क्या है जो इस चेहरे के पीछे छुपा हुआ है? लान वांगजी वींग की आंखों में वो दर्द, वो बेचैनी, वो पुकार देख सकता था, वो चीख देख सकता था। लान वांगजी ने कहा, क्या है तुम्हारी पहचान? बताओ मुझे, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम सच बोलोगे तो। एकाएक वींग हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, हाँ वांगजुन, मैं तो समझता था कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहे हो। एकाएक लान वांगजी के जबड़े भिज गए। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? वींग ने कहा, कंट्रोल अल्फा, कंट्रोल। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ कि तुम कितना ज़्यादा खो गए कि तुम ये भी नहीं पहचान पाए कि तुम किसके साथ हो। एकाएक लान वांगजी ने कहा, मैं किसके साथ हूँ? वींग ने कहा, खैर छोड़ो, ये जानना ज़रूरी नहीं है, पर जानना ज़रूरी ये है कि मैं तुम्हें बता दूँ, मैं कभी किसी के साथ बन नहीं सकता। कोई मेरा सोलमेट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सोल अधूरी है। कहीं ना कहीं वींग फ्लो के अंदर वो चीज़ बोल गया था जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। और जब उसे रियलाइज़ हुआ तब तक वो लान वांगजी की उन सस्पिशियस निगाहों में खो चुका था। लान वांगजी ने कहा,
क्या मतलब है इस चीज़ का? ज़रा अपने शब्दों को क्लियर करो, मैं नहीं समझ पाया। विंग ने कहा, अभी समझाने का समय नहीं है, अभी मुझे वापस लौटना होगा, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये कहते हुए विंग ने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उठाया और अब वो आगे बढ़ने लगा। वो बस अब इस बात को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था। पर जैसे ही लान वांगजी ने ये सुना कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है, एक लान वांगजी का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने कहा, कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है? तुम्हारा अल्फा यहाँ है और तुम्हें किसी और से मिलने की ज़रूरत पड़ी है? आखिर कौन है वो? कहीं ना कहीं लान वांगजी के शब्दों में जेलसी नजर आ रही थी। विंग ने कहा, है कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे वहाँ पहुँचना होगा। ये कहते हुए विंग अब आगे बढ़ने लगा। लान वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पहला विंग उसकी कोई बात नहीं मान रहा है और दूसरा अब विंग जिस तरीके से उस शख्स के लिए अपनी फिक्र जता रहा है, ये लान वांगजी की बर्दाश्त से बाहर था। लान वांगजी ने कहा, तो कोई और भी है तुम्हारी ज़िंदगी में? ठीक है, एक विंग रुक गया। विंग ने लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में है। ये कहते हुए विंग ने बात को ख़त्म किया और वो तुरंत आगे बढ़ गया। कुछ ही पल हुए थे कि विंग जैसे हवा में कहीं गायब हो गया। लान वांगजी को समझ ही नहीं आया कि विंग कहाँ गया। उसने चारों तरफ अपनी निगाहों को घुमाया, पर विंग कहीं भी नहीं था। हर तरफ जंगल था और जो शांत था, बिल्कुल शांत, अजीब सी बेचैनी। जहाँ लान वांगजी कुछ देर पहले था, उसने वहाँ पर भी अपनी निगाहों को घुमाया, पर वो जगह भी अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। क्या था ये? क्या कोई जादू था? लान वांगजी पूरी तरीके से भौचक्का हो चुका था। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड था इन सब चीज़ों को देखकर कि उसे कुछ समझ नहीं आया, पर फिलहाल उसका गुस्सा बहुत तेज़ था। उसने ग्रॉल करते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं वादा करता हूँ, पछताओगे तुम और तुम खुद लौटकर मेरे पास वापस आओगे। तब देखता हूँ कि तुम क्या करोगे। जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, अगर मैंने तुम्हें अपने करीब वापस नहीं बुला लिया, अगर मैंने तुम्हें गुस्सू में नहीं बुला लिया, तो मेरा नाम भी हांग वांग जन नहीं है। ये कहते हुए लान वांगजी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लान वांगजी भी कुछ पल के अंदर वापस गुस्सू आ चुका था। जैसे ही उसने गुस्सू के अंदर कदम रखा, अजीब सी बेचैनी उसे महसूस होने लगी। हर जगह अजीब सा काओस मचा हुआ था। सभी लोग बेचैन और परेशान नजर आ रहे थे। वांगजी धीरे धीरे अपने एम्पायर में जैसे कदम बढ़ा रहा था, उन लोगों के बीच की बातों को सुन सकता था, पर फिलहाल वो खुद ही इतना ज़्यादा परेशान, बेचैन और गुस्से में था कि वो अभी किसी और चीज़ को सुनना और समझना नहीं चाहता था। उसने अपने कदमों की रफ्तार को तेज़ किया। सभी उसी के सामने बो कर रहे थे, उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी किंग को नज़रें उठाकर देख ले। कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो गया था कि उनके किंग आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लान वांगजी ने अपने कदमों की रफ्तार को तेज़ किया और सभी को नज़रअंदाज करता हुआ वो अब जिंगशी में आ चुका था। उसने अपनी सभी चीज़ों को वहीं छोड़ा, अपर रोब्स को उतारा और जाकर अपने बिस्तर पर बिल्कुल निढाल सा होकर लेट गया। उसकी आंखों में अभी भी विंग का वो चेहरा घूम रहा था। वो सब चीज़ें, वो एहसास, वो अपनापन जो उसे विंग के साथ महसूस हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर हावी हो रहा था। एकाएक उसकी आंखों से आंसू निकल गए और ये बात उसे कुछ देर बाद एहसास हुआ जब उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर किया। आंसू? लान वांगजी पिछले 16 सालों में कभी नहीं रोया, कभी भी नहीं रोया, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, उसकी आंखों से आंसू आते थे जब वो दर्द में होता था, पर ये दर्द बहुत अलग था। ये आंसू लान वांगजी को शॉक्ड करने के लिए काफ़ी थे। उसने अपने आंसू को देखते हुए कहा, ये आंसू? मैं रो रहा हूँ? मैं किसी के लिए रो रहा हूँ? पर क्यों? इस बात का जवाब लान वांगजी के पास बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी को बांधा और एक तेज़ आवाज़ में कहा, तुम्हें इन आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी शियान, तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और अगर मैंने तुम्हें यहाँ इस बिस्तर में नहीं खींच लिया, तो मेरा नाम भी हांग वांग जन नहीं है। कहीं ना कहीं लान वांगजी का गुस्सा अब उसके ऊपर हावी हो चुका था। उसका डोमिनेंट अल्फा बाहर आ रहा था और उसका जो मैं था वो उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। लान वांगजी की आंखों में अब कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, एक चाह थी, एक आग थी, एक आग जो पाना चाहती थी, अपना बनाना चाहती थी, चाहे प्यार से हो या जोर ज़बरदस्ती से। अब एक ऑब्सेशन बन चुका था लान वांगजी के लिए, एक जिद थी जिसे वो हासिल करना चाहता था और वो जिद थी शियान की। वहीं दूसरी तरफ विंग इस वक्त एक ऐसी आग अपने पूरे शरीर के अंदर महसूस कर रहा था जो उसे जला रही थी। वो आग बाहर नजर नहीं आ रही थी, पर विंग ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा चल रही हो, टूट रही हो, चीख रही हो, उसे खरोंच रही हो। वो जैसे तैसे कर ब्यूरल माउंट्स के अंदर पहुंचा। उसके कदम, हर एक कदम उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। उसका पूरा शरीर जल रहा था। वो गिरता पड़ता जैसे तैसे ब्यूरल माउंट के अंदर पहुंचा तो दो बाहों ने उसे थाम लिया। विंग लगभग बेसुध सा होकर वहीं गिर चुका था। वो शख्स उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी और अजीब निगाहों से देख रहा था।
उसने विंग के चेहरे पर आए हुए उन बालों को दूर करते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें, मैंने कहा था ना कि उसके करीब मत जाना, और तुम उसके करीब गए तो गए। तुम धूप में बाहर कैसे निकल सकते हो? उजाला तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें पता है ना। ये उजाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम उजाले के लिए नहीं बने हो। ये लाइट तुम्हारे लिए नहीं है। विंग, कब समझोगे तुम? जो शख्स ये सब कुछ कह रहा था उसकी आवाज़ में कंसर्न साफ नजर आ रहा था, चिंता थी, उसकी आंखों में आंसू थे विंग की ऐसी हालत को देखकर। विंग ने लगभग टूटी हुई हंसी देते हुए कहा, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ये वो दर्द है जो कभी जाता नहीं और महसूस होता है तो अच्छा लगता है कि मैं जिंदा हूँ। बिना इस दर्द के मुझे लगता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ। मैं क्या करूँ? ये दर्द मेरी आदत है, ज़रूरत है, या यूं कहो चाहत है। ये मेरा प्यार है जो मुझे अपने अल्फा की तरफ खींचता है। जब भी मुझे उसका चेहरा नज़र आता है मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना बेकाबू हो जाता हूँ। मैं उसे महसूस करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरे शरीर को क्या नुकसान पहुँच रहा है, पर मैं क्या करूँ? मेरी आत्मा पूरा होता हुआ महसूस कराती है मुझे। मैंने 16 साल इंतज़ार किया है। ये 16 साल आसान नहीं थे, ये तुम जानती हो ना आप, जानती हो ना। ये कहते हुए विंग रोते हुए उस शख्स की तरफ देखने लगा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, शरीर पर बहुत घाव थे जिससे खून बाहर आ रहा था। हर एक घाव पहले से ज़्यादा गहरा था, पुराना घाव भी जैसे खुल गए थे क्योंकि सूरज पूरी तरीके से विंग के पूरे शरीर के ऊपर पड़ा था और उन्होंने उसके घाव को और ज़्यादा बेचैन कर दिया था। उस शख्स ने विंग के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। ये कहते हुए उसने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और उसे संभालने लगी। विंग ने कहा, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए, पर ऐसे नहीं। मुझे उसकी आंखों में प्यार नज़र नहीं आता। वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती जो मुझे चाहिए, जो मुझे पूरा करेगी। वो सिर्फ चाहत रखता है मेरे इस जिस्म की, मेरे इस जिस्म की जो अधूरा है। मैं सिर्फ इस सहारे उसके साथ नहीं रह सकता कि वो सिर्फ मेरे जिस्म को चाहे। क्या होगा अगर मुझसे सुंदर उसे कोई और मिल गया? मैं जानता हूँ कि वो मेरी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है, और ये चीज़ मुझे तोड़ रही है, मुझे बेचैन कर रही है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। ये कहते हुए विंग पूरी तरीके से टूट चुका था। आज बहुत कुछ था जो उसकी आंखों से बाहर आ रहा था। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, विंग, ये सिर्फ चाहत होगी, ये दो आत्माओं के मिलने की चाहत होगी, यिन और यांग के मिलने की चाहत होगी, ये प्यार नहीं होगा। बाओज़े सरीन की वो बात जैसे जैसे विंग के कानों में गूंज रही थी, उसने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की। वो बस इस आवाज़ को शांत करना चाहता था। कहीं ना कहीं हर चीज़ अब विंग के ऊपर हावी हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो चिल्ला रहा था। उसे चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं नहीं सुनना चाहता ये सब कुछ। वो एक तरीके से बेकाबू हो चुका था। पूरी ब्लू रेड माउंटेन्स की तरफ उसकी आवाज़ गूंज रही थी। वो केव में हर तरफ घूम रहा था, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने खड़ा हुआ शख्स पूरी तरीके से हेल्पलेस था। वो विंग को ऐसे बहुत बार देख चुका है, बहुत बार, पर आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने विंग के कंधों को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ है, आखिर हुआ क्या है, क्या कहा मुझे बताओ। ये कहते हुए वो विंग को संभालने की कोशिश करने लगा। विंग ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं गूसू चलूं, पर जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो गूसू मेरे लिए छोड़ सकता है, क्या वो मुझसे प्यार करता है, एक विंग शांत हो गया, ऐसा शांत जैसे कि उसके जिस्म से जान बाहर जा चुकी हो। वो शख्स भी घबरा गया। उसने कहा, उसने क्या जवाब दिया? मेरी तरफ देखो विंग, उसने क्या जवाब दिया? उसकी आवाज़ में भी डेस्परेटनेस नज़र आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था जानने के लिए कि आखिरकार हांग वांगजुन ने क्या जवाब दिया इस पुअर ओमेगा को, जो लगभग 16 साल से एक प्यासे की तरह उसका इंतज़ार कर रहा था। विंग ने उस टूटी हुई आवाज़ में चकल करते हुए कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वो मुझे चाहता है, अपना मेट बनाना चाहता है, पर उसके पास इस बात का जवाब नहीं था कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं। मैं जानता हूँ वो मुझे प्यार नहीं करता, और मैं उसके पास वापस नहीं जा सकता। मैं उसकी सिर्फ भूख नहीं बनना चाहता, मैं उसकी चाहत बनना चाहता हूँ। चाहत। सो हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू द ब्लीडेड हार्ट। आई नो बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया।
आई एम रियली सॉरी माई स्वीट हार्ट्स, आई एम रियली रियली सॉरी एंजल्स। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गैप कर दिया, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसे मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी। बहुत हद तक अब सॉल्व हो चुकी हैं एंड डेफिनेटली अब ब्लीडेड हार्ट कंटिन्यू रहेगा। ओके एंड मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है प्रॉमिस करने के बाद जब वो अगर टूटता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए एक कोशिश करूँगी और इस कोशिश को पूरा करने के लिए आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा। मैं जानती हूँ बहुत इमोशनल था। लांसान जिस ज़िद के लिए आगे बढ़ रहा है, क्या वो इस ज़िद का मतलब जानता है? वो जानता है वींग उसके लिए क्या है? मैं जानती हूँ कि वो अभी अपनी कश्मकश में डूबा हुआ है, लेकिन जब उसे एहसास होगा कि असल में वींग उसके लिए क्या है, वो उसका अधूरा हिस्सा है जिसको वो इतने सालों से तलाश रहा था, क्या तब तक हमारा प्योर हार्टेड वींग उस पोजीशन में रह पाएगा? वो सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा जो लांसान उसके साथ करने वाला है, या करेगा? या जो कुछ भी होगा देखेंगे आगे हमारे ब्लीडेड हार्ट में क्या रखा हुआ है। देखते हैं इन दोनों का ऑब्सेशन इन्हें कहाँ तक लेके जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा जो कुछ भी आपकी प्रेडिक्शन हो इस चैप्टर, जैसा भी आपको लगा हो। आप लोगों के सारे कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन है। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगी और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगी। टिल देन स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हाँ, मोटिवेट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाय बाय एंड फॉलो फॉर मोर।